सल्तनत उस्मानिया। जरा सोचें, एक ऐसी ताकत जिसने 600 साल तक 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत की और फिर सिर्फ 14 साल के अंदर अंदर सब कुछ खत्म। इतनी बड़ी सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सवाल यह है, कैसे? चलें 1908 से 1922 तक के इस तूफानी दौर में चलते हैं और देखते हैं कि इस अजीमुश्शान सल्तनत का अंजाम आखिर हुआ कैसे। तो वही बुनियादी सवाल, 600 साल पुरानी सल्तनत आखिर गायब कैसे हो जाती है? देखें, ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। इसके पीछे हैं अंदरूनी इख्तलाफात, बाहर से पड़ता हुआ दबाव और एक बिल्कुल नई दुनिया की शुरुआत। 20वीं सदी शुरू हुई और सल्तनत उस्मानिया को एक नाम मिला, यूरोप का बीमार आदमी। और ये सिर्फ एक मजाक या तंजिया लकब नहीं था, बल्कि एक कड़वी हकीकत थी। असल में सल्तनत अंदरूनी बगावतों और बाहर की ताकतों के दबाव में इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि उसका वजूद ही खतरे में था। इस सारी सूरत हाल की जड़ में ना दो सोच का टकराव था। एक तरफ थी सल्तनत की सदियों पुरानी रिवायत, जिसे मिल्लत सिस्टम कहते हैं। मतलब हर मजहबी ग्रुप, चाहे वो यहूदी हो ईसाई हो, अपने मामलात में आज़ाद था। और दूसरी तरफ यूरोप से एक नई लहर उठ रही थी, कौम परस्ती की लहर। इसने हर गिरोह को जोश दिलाया कि वो अपनी अलग रियासत बनाए, और इसका नतीजा हमने देखा भी, यूनान, सर्बिया और बल्गारिया की आज़ादी की सूरत में। तो सवाल यह था कि इस बिखरती हुई सल्तनत को बचाया कैसे जाए। इसके लिए एक आखिरी कोशिश की गई, एक नया नज़रिया पेश किया गया जिसे कहते हैं ओटोमनिज्म या उस्मानियत। इसका मकसद आसान लफ्ज़ों में यह था कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई तुर्क है, अरब है, यूनानी है या आर्मेनियाई, सबको मजहब और नस्ल से ऊपर उठकर एक मुत्तहिदा उस्मानी शहरी माना जाए। ख्याल तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या ये काम कर सकता था? और इसी ख्याल को, इसी नज़रिए को हकीकत बनाने के लिए सल्तनत में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया। एक ऐसा इनकलाब जिसने सब कुछ बदल देने का वादा किया, और ये सल्तनत को बचाने की शायद आखिरी और सबसे रैडिकल कोशिश थी। ये साल था 1908। यंग तुर्क इनकलाब ने सुल्तान अब्दुल हमीद दोम की बादशाहत खत्म कर दी और 1876 का आइन वापस ले आए। अचानक सल्तनत का पूरा मंजर ही बदल गया। पॉलिटिकल पार्टियां बनने लगीं, एक जदीद मुत्तहिदा रियासत का वादा किया गया जहां सब बराबर होंगे। पूरे मुल्क में एकदम से उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। लेकिन ये उम्मीद जितनी तेजी से आई थी, उतनी तेजी से टूट भी गई। इस इनकलाब से जो अफरा तफरी फैली इसका फ़ायदा उठाते हुए इसी साल बल्गारिया ने अपनी मुकम्मल आज़ादी का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया और हर्ज़ेगोविना पर कब्जा कर लिया, और क्रीट ने उसने यूनान के साथ मिलने का फैसला कर लिया। मतलब इत्तेहाद का जो ख्वाब देखा था, वो अब एक बुरा ख्वाब बनता जा रहा था। तो सल्तनत को आगे बढ़ाने या मजबूत करने के बजाय इस नए दौर ने तो उल्टा फौजी शिकस्तों और बेइंतहा अफरा तफरी का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जिसने सल्तनत की कमर ही तोड़ दी। और इस जवाल की रफ्तार बहुत ही खौफनाक थी। देखें, 1911 में इटली ने लीबिया छीन लिया, जो सल्तनत का आखिरी इलाका था अफ्रीका में। सिर्फ एक साल बाद 1912 में बल्कन की रियासतों ने मिलकर हमला कर दिया और पहली बल्कन जंग शुरू हो गई। फिर 1913 तक मुल्क के अंदर ही एक पुरतशद्दुद बगावत हुई, और कमेटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस या CUP, जो कि काफ़ी रैडिकल ग्रुप था, उसने पूरा कंट्रोल संभाल लिया। इस सब का नतीजा क्या निकला? ज़रा इस अदद पर गौर करें। बल्कन जंगों में सल्तनत उस्मानिया ने यूरोप में अपना 83% इलाका और वहाँ की 70% आबादी खो दी। ये एक बहुत बहुत बड़ा धचका था जिससे संभलना नामुमकिन सा था। इन ज़बरदस्त शिकस्तों के बाद कब की हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची कि सल्तनत अब अकेले नहीं चल सकती। उन्हें यकीन हो गया था कि सिर्फ एक ताकतवर इत्तेहाद ही सल्तनत के बचे खुचे हिस्सों की हिफाजत कर सकता है, और इसी सोच ने उन्हें यूरोप में एक साथी ढूंढने पर मजबूर कर दिया। और यही वो फैसला था जो आगे चलकर सल्तनत के लिए आखिरी कील साबित हुआ। और ये फैसला उन्हें सीधा पहली जंगे अजीम की दहलीज पर ले आया। ये वो तबाहकुन वाक़या था जिसने सल्तनत की किस्मत पर, आप कह सकते हैं कि, आखिरी मोहर लगा दी। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तो अक्टूबर 1914 में सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी और सेंट्रल पावर्स का साथ देते हुए पहली जंग अजीम में कदम रखा। हाँ, गैलीपुरी जैसी जगहों पर उन्हें कुछ बड़ी कामयाबियां जरूर मिली, लेकिन जंग का अंजाम शिकस्त ही था। और आखिरकार 1918 में मद्रुस के मुआहदे पर दस्तखत करके उन्हें हथियार डालने पड़े। जंग तो खत्म हो गई। अब जो जीतने वाले इत्तेहादी मुल्क थे, उन्होंने इस हारी हुई सल्तनत को बाकायदा तौर पर टुकड़ों में तकसीम करने का काम शुरू कर दिया।
दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इत्तेहादियों का प्लान बिल्कुल साफ था। वो सामने लाए 1920 का ट्रीटी ऑफ सेवरे, जिसने सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और तुर्कों के लिए बस एनातोलिया का एक छोटा सा हिस्सा छोड़ा। लेकिन तुर्क कौम परस्तों ने इस जिल्लत को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जंग आज़ादी लड़ी और जीत के बाद 1923 में ट्रीटी ऑफ लोज़ान मनवाया, जिसने आज के जदीद जमहूरिया तुर्की की सरहदों को तस्लीम किया। तो आखिर में सल्तनत का खात्मा हुआ कैसे? देखें, पहले तुर्क कौम परस्तों ने जंग आज़ादी जीती और इत्तेहादियों का प्लान नाकाम बना दिया। फिर 1 नवंबर 1922 को तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली ने ऑफिशियल तौर पर 600 साल पुरानी सल्तनत के खात्मे का ऐलान कर दिया। और फिर लगभग 1 साल बाद 29 अक्टूबर 1923 को इसी राख से एक नए मुल्क ने जन्म लिया, जमहूरिया तुर्की। सल्तनत उस्मानिया तो चली गई, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। क्या इसकी विरासत, इसकी लेगेसी आज भी हमारी दुनिया पर असरअंदाज हो रही है? बिल्कुल। बल्कान से लेकर मशरिक़ वुस्ता तक इस अजीम सल्तनत के ख़त्म होने के असरात आज भी हमारे जियोपॉलिटिकल, सियासी मंजरनामे में वाज़ेह नज़र आते हैं।